हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने इस चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ तक पढ़ लिया था। कूलम्ब्स लॉ से आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। एयर या वैक्यूम में मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 और Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड थे और R था डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये अपन लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। लेकिन इस फॉर्मूले से आप हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चार्ज का यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड बता पाते हैं। अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन भी बताना चाहता हूँ तो मुझे इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता होगी, रिक्वायरमेंट होगी कि मैं इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की मैं सिंपल सी बात करूँ, अगर हम जनरल बात करें तो देखिए एफ वेक्टर लगाते ही यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ मेरे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी और डायरेक्शन को बताने के लिए मैं यूनिट वेक्टर लगा दूंगा आर के। आप सब लोगों ने पढ़ा है और आप फिर लोगों ने फिर ये भी पढ़ा है कि भाई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं हम? किसी भी वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यानी जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा वो ये होगा। अब मैं दो चार्जेस के बीच फोर्स निकालूंगा और फोर्स निकालने के लिए मैं इस कंसेप्ट का यूज करते हुए आगे की तरफ जाऊँ। अब आप समझें कि भाई मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे करूँगा, उसको जरा आप यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए। देखिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज में लेता हूँ बेटा Q1 और दूसरा चार्ज में लेता हूँ Q2। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अच्छा, अगर मैं Q1 और Q2 की बात करूँ तो अगर मैं ओरिजिन पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर देखना चाहता हूँ तो ओरिजिन पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर मैंने कह दिया R1। ऐसे ही ओरिजिन पॉइंट से अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखना चाहता हूँ तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने कह दिया R2। अब मुझे निकालना है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अच्छा, मैंने जब आपको कूलम्ब्स लॉ कराया था तो मैंने कहा था इन दोनों पर जो फोर्स लगता है वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। तो ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी। अब Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं तो दोनों के बीच रिपल्शन फोर्स लगेगा। Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q1 Q2 को ऐसे ही रिपेल करेगा। अब इसका मुझे नाम देना है तो नाम देने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखें, जिस पर फोर्स लगता है उसका नंबर पहले लिख दें और जो फोर्स लगाता है उसका नंबर बाद में। जैसे Q2 पर फोर्स लग रहा है, Q1 लगा रहा है तो इसको अपन लोग नाम देंगे F वेक्टर 21। इसका मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब जैसे Q1 Q2 को रिपेल कर रहा था वैसे Q2 भी क्या करेगा? Q1 को रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो इसको क्या नाम देंगे? अब यहाँ 1 पर लग रहा है और 2 लगा रहा है तो इसको हम बोल देंगे F वेक्टर 1 2 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो एक तो हो गया F वेक्टर 21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 और ये हो गया F वेक्टर 1 2 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। यहाँ 2 पर 1 लगा रहा है और यहाँ 1 पर 2 लगा रहा है। अब मुझे इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करके आपको बतानी है कि भाई दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी और फिर मेरे को ये भी बताना है कि यहाँ एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले देखिए, अब यहाँ मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मैं दो डिस्टेंस बताऊँगा आपको। एक मैं बताऊँगा Q1 से Q2 तक की और एक बताऊँगा Q2 से Q1 तक की। अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो आप चाहे Q1 से Q2 तक जाएँ चाहे आप Q2 से Q1 तक आएँ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। लेकिन हम जहाँ वही डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में देखिए एक बार Q1 से Q2। अब Q1 से Q2 की तरफ जा रहा हूँ मैं तो इस डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा, इसकी बात करूँ तो R वेक्टर 1 2 1 से 2 जा रहा है तो Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस यानी यहाँ से चालू होगी और Q2 तक जाएगी। इसको थोड़ा ऊपर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरी R वेक्टर 1 से 2 की तरफ। ऐसे अगर मैं Q2 से Q1 तक की बात करूँ और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको देखूँ तो हो जाएगा R वेक्टर 2 1। ये 1 से 2 तक था तो 1 2, ये 2 से 1 तक है तो 2 1। क्लियर? अब देखो मैं सबसे पहले आपके सामने लिखता हूँ F वेक्टर 2 1 की वैल्यू। देखो क्या आएगा कि Q1 Q2 अपॉन, अब मुझे 2 1 लगाना है। 2 पर फोर्स कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। 1 लगा रहा है तो 1 से 2 की तरफ लगेगा ना, तो आप इस तरह से जाएंगे
इस तरह से जाएंगे तो यानी यही वाली डिस्टेंस मुझे लेनी पड़ेगी, और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करता हूँ तो क्या कर सका है इसको मैंने आर वेक्टर 1 2। अब ये फॉर्मूला क्या आता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। डिस्टेंस का स्क्वायर करना है तो ये वेक्टर फॉर्म तो मैं लूंगा नहीं, इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, तो क्या आएगा आर वेक्टर 1 2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना है और वेक्टर फॉर्म में दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर चाहिएगा। अब यूनिट वेक्टर इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ है, 1 से 2 की तरफ है, तो 1 से 2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिएगा, और वो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आर कैप 1 2। तो यानी एफ वेक्टर 2 1 क्या है मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर 1 2 मॉडुलस स्क्वायर डॉट आर कैप 1 2। आप इसको और चाहें तो ओपन कर सकते हैं, ओपन करके आप लिख देंगे एफ वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर 1 2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ आर वेक्टर 1 2 अपॉन आर वेक्टर 1 2 मैग्नीट्यूड। अब इस दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके आर एफ वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर 2 1 मैग्नीट्यूड Q डॉट आर वेक्टर, सॉरी ये आर वेक्टर 1 2 था, स्क्वायर था ये था, मैग्नीट्यूड Q डॉट क्या हो जाएगा आर वेक्टर 1 2। तो ये मैंने एफ वेक्टर 2 1 की वैल्यू निकाली। अब जैसे मैंने एफ वेक्टर 2 1 की वैल्यू निकाली है, वैसे ही एफ वेक्टर 1 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन लोग। इधर देखो, अब मैं जरा एफ वेक्टर 1 2 निकाल के आपको बता दूंगा। अब एफ वेक्टर 1 2 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब देखिए क्या आएगा कि Q1 Q2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अपॉन, अब मुझे कहाँ से कहाँ जाना है कि भाई अब 1/2 लगा रहा है फोर्स, 1/2 लगा रहा है तो मैं 2 से 1 की तरफ शिफ्ट होऊंगा ना, और जब मैं 2 से 1 की तरफ शिफ्ट होऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा आर वेक्टर 2 1, यानी पहले आर वेक्टर 1 2 था तो इस बार क्या हो जाएगा आर वेक्टर 2 1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो मुझे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब फोर्स क्या हो रहा है भैया, फोर्स ये हो रहा है कि Q1 पर Q2 लगा रहा है, तो Q2 लगा रहा है तो Q2 Q1 को धक्का दे रहा है, तो मुझे Q2 से Q1 की तरफ जाना पड़ेगा ना, और मैं Q2 से Q1 की तरफ जाऊंगा तो जो डायरेक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा आर कैप 2 1। दोनों को देखो कंपेयर करते हुए चल रहा। अब देखो फिर मैं कह सकता हूँ एफ वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू क्या लूंगा के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर 2 1 मॉडुलस स्क्वायर डॉट। अब यूनिट वेक्टर कैसे आता है, किसी भी वेक्टर में जब उसके मॉडुलस से डिवाइड किया जाता है तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा आर वेक्टर 2 1 अपॉन आर वेक्टर 2 1 का। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, इसको लिख देंगे के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर 2 1 Q डॉट आर वेक्टर, उल्टा हो गया 1 2 आएगा और ये आ जाएगा 2 1। अब जरा देखिए ये 1 2 निकाल रहे थे तो 1 2 लिख दिया, यहाँ पर हो गया 2। अब देखिए जरा मैं इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पर देखता हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड जरा देखें के Q1 Q2, यहाँ पर भी के Q1 Q2, ये दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो मैं केवल मैग्नीट्यूड की यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में चाहे आप Q1 से Q2 तक जाएं, चाहे Q2 से Q1 तक जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दोनों की बिल्कुल कैसी आएगी, एग्जैक्टली सेम आएगी। डिफरेंस क्या है कि एक की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ आ रही है 1 से 2 की तरफ, और दूसरे की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ आ रही है 2 से 1 की तरफ। यानी यहाँ दो फोर्स हो गए जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है एक दूसरे के अपोजिट। एक की डायरेक्शन आ रही है 1 से 2 की तरफ और दूसरे की डायरेक्शन आ रही है 2 से 1 की तरफ। दो फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। एक तो लग रहा है Q2 पर और दूसरा लग रहा है Q1 पर। तो क्या इनको मैं एक्शन रिएक्शन फोर्स कह सकता हूँ क्या? और जब मैं इनको एक्शन रिएक्शन फोर्स कह सकता हूँ तो अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो कंपैरिजन करके मैं लिख दूंगा F वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस F वेक्टर 1 2। यानी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर अपने को किसका साइन लेना पड़ा, माइनस का। तो ये बताता है कि जो
कूलम्ब फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, यानी अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लग रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको भी मैं शायद ओपन करके चाहें तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे आर वेक्टर 1 2 निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगे। आपने वेक्टर्स के एडिशन का ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा भाई। जैसे हम दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल की साइड से एक ही डायरेक्शन में शो करते हैं तो ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होती है, तीसरी साइड होती है, वो उनके रिजल्टेंट वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में बताती है। जैसे देखो ये तो भैया r1 वेक्टर हो गया, ये r2 वेक्टर हो गया। अब अगर जैसे मैं r12 वेक्टर की बात करूं तो इसको इस कंडीशन में मैं r12 वेक्टर कहूंगा। अब देखो ये ट्रायंगल की दो साइड और ये ट्रायंगल की तीसरी साइड, तो इनको कंपेयर करके मैं कह सकता हूं दैट r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर। चले अपन ये रिजल्टेंट बता रहा है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें और r12 वेक्टर निकालना चाहें तो उसको हम क्या बोलेंगे, r12 वेक्टर आप निकालना चाह रहे हैं तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ट्रांसफर कर दिया इसको। ऐसे ही अगर आप क्या निकालना चाह रहे हैं, r21 निकालना चाह रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन को इन्वर्स करके दिखाना पड़ेगा। अब ये कौन सा हो गया, r21 वेक्टर हो गया मेरे पास। अब देखो ट्रायंगल की साइड ऐसे आ रही है तो क्या आएगा यहाँ पर इस कंडीशन में, दैट एक तो कौन सा वेक्टर लेंगे, r2 वेक्टर। r2 वेक्टर में क्या ऐड होगा, r21 वेक्टर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, r1 वेक्टर के। और इसको सिंप्लीफाई करके करना चाहें तो आप लिखेंगे r21 वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2। और भी इसको आप बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ये है आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म। हमने देख लिया F21 का मीन्स क्या हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। 1 2 का मीन्स क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये टॉपिक क्लियर। अब इसका अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।